this is Radhika Kaur with the session number 3 of your chapter Work and Energy, and in this session we are going to talk about potential energy. So guys, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और अभी ये सेशन है जिसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है. The thing is that what potential energy is. The energy possessed by a body due to its change in position or shape is called potential energy. कोई भी एनर्जी जो बॉडी पोजेस करती है उसकी पोजीशन में चेंज आने की वजह से, उसकी शेप में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी कोई भी बॉडी पोजेस करती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. क्लियर? काइनेटिक एनर्जी क्या था? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी थी जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके स्टेट ऑफ मोशन की वजह से पोजेस करता था. लेकिन यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी एनर्जी पोजेस करता है और पोजीशन का रीजन होता है उसकी पोजीशन में चेंज होना या फिर उसकी शेप में चेंज होना, तो जो एनर्जी वहां पे यूज हुई है वो क्या होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी. क्लियर? दैट द एनर्जी possessed by a body due to its change in position or shape is called potential energy. And we can say that potential energy possessed by a body is the energy present in it by virtue of its position or configuration. नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो कोई बॉडी पोजेस करती है वो एनर्जी होती है जो उसमें प्रेजेंट रहती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, या तो उसकी पोजीशन की वजह से या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, दैट इज उसकी शेप की वजह से. क्लियर? दैट कोई भी बॉडी जिसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, जो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रही है, तो जो एनर्जी है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है? या तो उसकी पोजीशन की वजह से या उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. क्लियर? That the potential energy possessed by a body is the energy present in it by virtue of its position or configuration. For example, a stretched rubber band string on a bow. कोई भी stretched rubber band हुई या कोई spring हुई या फिर किसी bow पे string लगी हुई होगी, वो सब क्या है? वो सब potential energy ही रखते हैं. Now we can say that a body possesses energy even when it is not in motion. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी एनर्जी पोजेस कर सकती है even when it is not in motion. तब भी जब वो मोशन में नहीं है. जैसे रबर बैंड है, उसको हमने स्ट्रेच किया हुआ है. क्लियर? वो मोशन में है नहीं है, फिर भी उसमें एनर्जी होती है. जो स्प्रिंग है उसमें कोई मोशन हो रहा है नहीं हो रहा, फिर भी उसमें एनर्जी होती है. कोई भी धनुष, कोई वो है, उस पे स्ट्रिंग लगी हुई है, वो मोशन में है नहीं है, फिर भी उसमें एनर्जी होती है. कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. सिंपली वी कैन से दैट अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन. अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स क्या है? वाटर स्टोर्ड इन डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन एट द हाइट. वाटर जो डैम्स में स्टोर्ड रहता है उनमें पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन एट हाइट. कैसे? ड्यू टू इट्स पोजीशन एट हाइट. हाइट पे जो उसकी पोजीशन है उसकी वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है. क्लियर? दैट वाटर स्टोर्ड इन डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन एट द हाइट. A stone lying on the roof of the building has potential energy due to its height. कोई भी स्टोन जो लाई करता है ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर यदि कोई भी स्टोन लाई कर रहा है तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है. वो किसकी वजह से होती है? उसकी हाइट की वजह से होती है. सेम किसी की शेप की वजह से होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी. सो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन और उसकी शेप की वजह से किसी भी सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की कुछ एग्जांपल्स. अब बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. किसी हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? When an object is raised through a certain height above the ground, its energy increases. यदि किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊंचा उठा दिया जाए थ्रू अ सर्टेन हाइट, किसी सर्टेन हाइट के साथ अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस. तो क्या होगा? उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है. एंड दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी. और ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उस पर जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है. व्हाइल इट इज बीइंग रेज्ड, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर रेज कर रहे हैं, तो उस पे जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हो रहा है. क्लियर? द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जो एनर्जी प्रेजेंट रहती है वो कौन सी होती है? वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? दैट
the work is done on the against gravity while it is being raised, and the energy present in such an object is the gravitational potential energy. अब बात आती है gravitational potential energy क्या है. The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity. जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से अबव जो पॉइंट है उस पे जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की इज डिफाइंड एज अ वर्क डन, वो उस वर्क डन के बराबर है इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड, जो उसे ग्राउंड से उठाने में हो रहा है टू दैट पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज ग्राउंड से उस पॉइंट तक जो अगेंस्ट ग्रेविटी पॉइंट है वहां तक उठाने में जो वर्क हो रहा है उसके इक्वल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. क्लियर दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी. अब आता एक्सप्रेशन कैसे करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए. सपोज करो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. Let it be raised through a height h. क्लियर, इसका मास m है, इसे एक h हाइट से रेस किया गया फ्रॉम द ग्राउंड से. अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस. इसे करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए. द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज mg. वो मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में वो एटलीस्ट mg के बराबर होगी, दैट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी. द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट. जो ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी गेन करेगा इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट. इस पे जो जितना वर्क हो रहा है उसके इक्वल वो एनर्जी गेन करेगा. लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी W. अभी सपोज करो कि जो वर्क डन हो रहा है ऑब्जेक्ट पे अगेंस्ट ग्रेविटी वो W है, दैट इज वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज इक्वल टू mg हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया h, ठीक है, क्योंकि हाइट है. सो W इज इक्वल टू हो गया mg h. तो W हो गया mg h के is equal to. clear, since work done on the object is equal to mg h and energy equal to mg h units is gained by the object. simply यदि work done जो है ऑब्जेक्ट पे जो किया जा रहा है वो mg h के बराबर है, तो जो एनर्जी गेन की गई है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो भी किसके बराबर होगी, mg h के बराबर. एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यही क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज EP इज इक्वल टू mgh. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, mgh. तो अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द mgh. क्लियर. It is useful to note that the work done by gravity depends on the difference in vertical heights of the initial and final position of the object, not on the path along with the object is moved. जो obviously एक चीज नोट करने लायक ये है कि जो वर्क डन होता है ग्रेविटी के द्वारा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जो वर्टिकल हाइट्स हैं उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि इस मैटर पे कि कौन सा पाथ फॉलो किया गया. क्लियर, दैट इज अभी आपने देखो यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, यहाँ पे देखिए एक केस ये है दूसरा केस ये है. यहाँ से A को B तक रेस किया जा रहा है स्ट्रेट पाथ से, जबकि यहाँ से A से B तक हम इतना लॉन्ग रूट फॉलो करके जा रहे हैं. लेकिन जो वर्क डन होगा बोथ केसेस में इक्वल होगा. क्लियर, दैट इन बोथ सिचुएशंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज mgh. दोनों पे ही mgh होगा, चाहे कोई सा भी पाथ फॉलो करे, लॉन्ग पाथ ले हम या शॉर्ट पाथ ले, लेकिन जो वर्क डन होगा फाइनल वर्क डन होगा वो इक्वल ही होगा एंड दैट विल बी इज इक्वल टू द mgh. क्लियर, that the work done by gravity depends on the difference in vertical heights of the initial and final positions of the object and not on the path along which the object is moved. Clear? Actually, the potential energy of an object at a height depends on the ground level or the zero level you choose. जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी एक हाइट पे वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज. वो या तो ग्राउंड लेवल पे डिपेंड करती है या फिर उस जीरो लेवल पे डिपेंड करती है जो आप चूज करते हो. क्लियर, दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल you choose. And an object in a given position can have a certain potential energy with respect to one level and a different value of potential energy with respect to the another level. कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी गिवन पोजीशन पे कैन हैव अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द वन लेवल.
वो एक लेवल के रेस्पेक्ट में एक कोई सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी रख सकता है एंड अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पीई विद रेस्पेक्ट टू द अनदर लेवल, और दूसरी लेवल के लिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। दैट इज वन लेवल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी की लेवल को एक फिक्स वैल्यू थी, वही सेकेंड अनदर लेवल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर? दैट एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पोजीशन can have a certain potential energy with respect to one level and a different value of potential energy with respect to the another level. Suppose you have a body of mass 1 kilogram in your hand. Suppose करो आपके पास में 1 किलोग्राम की एक बॉडी है. To what height will you raise it so that the may acquire gravitational potential energy of 1 joule? आपको उसे कितनी हाइट तक रेज करना पड़ेगा कि उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जूल तक आ जाए। दैट इज हमें पीई गिवन है 1 जूल, एम गिवन है 1 किलोग्राम, क्लियर, जी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच हमें फाइंड आउट करना है। पीई इज इक्वल टू mgh होता है, हम सबको पता है। पीई की वैल्यू रखी हमने 1, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10 इंटू एच, यहाँ से एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 इंटू 10 दैट इज 0.1 मीटर, दैट इज हाइट इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। तो कोई भी 1 किलोग्राम की बॉडी को जब 10 सेंटीमीटर की हाइट तक हम रेस करेंगे तब उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जूल के बराबर आ जाएगी। और इसीलिए हमने ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला यूज करके P इज इक्वल टू mgh उसका सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ वेइंग 40 किलोग्राम क्लाइम्स अप अ वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। एक बॉय है जिसका वे 40 किलोग्राम है, वो एक वर्टिकल हाइट जो है 200 मीटर की उस पर क्लाइम करता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम। आपको क्या है, आपको अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है जो उस बॉय ने परफॉर्म किया। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन, और आपको साथ में ये भी बताना है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन की। क्लियर? यहाँ पे मास हमें गिवन है 40 किलोग्राम, जी हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एच हमें गिवन है 200 मीटर। क्लियर? W इज इक्वल टू हो जाए हमारा mgh, वर्क डन इज इक्वल टू mgh होता है। m की वैल्यू हमने रखी 40 किलोग्राम, g की 9.8 और h की हमने रखी 200 मीटर। क्लियर? तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 78,400 जूल, दैट इज 7.84 इंटू 10 की पावर 4 जूल। सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन, दैट इज 7.84 इंटू 10 की पावर 4 जूल। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की उसने? 7.84 इंटू 10 की पावर 4 जूल पोटेंशियल एनर्जी उस पर्सन ने गेन की। तो इजीली हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रख के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट कर लिया। सो इट्स योर टाइम एंड ऑब्वियसली द टाइम फॉर द चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। एंड टुडेज क्वेश्चन इज suppose two bodies A and B having equal masses are kept at height of h and 3h। दो बॉडीज हैं जिनका जो मास है वो इक्वल है और वो हाइट पे रखी हुई है, एक की हाइट h है और दूसरी की हाइट 3h है। क्लियर? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज। आपको क्या करना है, उनकी पोटेंशियल एनर्जीज के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this question in your minds? Let's check out. Actually let the mass of each body be m। Suppose करो कि हर बॉडी का मास m है। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू mgh। जो बॉडी A है उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी B इज इक्वल टू mg इंटू 3h। क्लियर? तो बॉडी A की पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, बॉडी B की पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg इंटू 3h। रेशियो क्या हो गया? mgh अपॉन mg इंटू 3h। क्लियर? h से h कैंसिल हो जाएगा, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/3, दैट इज रेशियो हो जाएगा 1:3। तो दोनों बॉडीज एक दूसरे के रेशियो में कैसे आएंगी? 1:3 में दोनों बॉडीज एक दूसरे के हैं। क्लियर? तो इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला Pe इज इक्वल टू mgh। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक इजी तरीका है, हमको सिर्फ जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो पुट करना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है और इजीली हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया जो पोटेंशियल एनर्जी है सब्सटेंस की
वो कैसे वेरी कर सकती है, क्या उसका मीनिंग होता है, किसी हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीजें हमने इस सेशन में डिस्कस करी. I think this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.